हेलो एवरीबॉडी। आज हम आर्म्स एक्ट का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम सेक्शन 2 को कंप्लीट करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 2 क्लोज डी तक ही पढ़ा था। तो सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लोज की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ई फायर आर्म्स मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टिव टू डिस्चार्ज ए प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी काइंड by the action of any explosive or other form of energy and includes। तो फायर आर्म मीन्स कोई भी आर्म्स है किसी भी तरह का जिसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उससे डिस्चार्ज हो प्रोजेक्टाइल। तो फायर आर्म्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज ए प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई एग्जांपल जैसे कोई गन है, कोई पिस्टल है, उसको चार्ज करना मतलब होता है बुलेट डालना उसमें, और डिस्चार्ज करना मीन्स उसे फायर करना, शूट करना। तो ये होता है डिस्चार्ज ए प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल को भी हम समझते हैं कि क्या है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मीन्स एन ऑब्जेक्ट सच एज ए बुलेट दैट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन और अदर वेपन। कोई भी वस्तु जैसे कि एक बुलेट, उसको फायर किया जाता है गन से या फिर किसी भी वेपन से, कोई भी पिस्टल से, राइफल से, तो वो बुलेट है जो वो प्रोजेक्टाइल है। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन एज ए वेपन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसको फेंका जाता है वेपन के तौर पे, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इफ यू फायर ए कैनन, द कैनन बॉल इज ए प्रोजेक्टाइल बट द कैनन इटसेल्फ इज नॉट। मीन्स अगर आप किसी तोप से फायर करते हो तो जो तोप के गोले हैं, कैनन बॉल, वो प्रोजेक्टाइल है। कैनन है वो अपने आप में प्रोजेक्टाइल नहीं है। ए बुलेट इन ए गन और ए स्पीयर थ्रोन बाय ए पर्सन इज ए प्रोजेक्टाइल। कोई बुलेट है, एज आई डिस्कस, वो बुलेट है जो वो प्रोजेक्टाइल है। कोई स्पीयर है, कोई भाला है, कोई बर्छी है, तो वो प्रोजेक्टाइल है। ए रॉकेट विच इज सेल्फ परपेल्ड मिसाइल इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। कोई रॉकेट है, स्वचालित है, तो वो प्रोजेक्टाइल है। तो ये है एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल के। तो क्या कहना चाह रहा है फायर आर्म्स के बारे में। फायर आर्म्स मीन्स किसी भी तरह का आर्म्स जो डिस्चार्ज करता हो प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी काइंड, जिससे क्या हो, किसी तरह का कोई विस्फोट हो, एनी एक्सप्लोजिव या कोई भी एनर्जी हो, कोई भी ऊर्जा का कोई प्रकार हो, वो निकले उससे, तो वो है फायर आर्म्स। नेक्स्ट है ये तो इंक्लूड है ये इसमें, और क्या इंक्लूड है। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिलरी, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट पिस्टल, वेपन्स ऑफ एनी काइंड डिजाइंड और अडेप्टेड टू डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्शियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग्स। मीन्स कोई भी आर्टिलरी, तोपें हैं, हैंड ग्रेनेड, हथगोले हैं, रॉकेट पिस्टल्स हैं, किसी भी तरह का कोई भी हथियार जिसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी तरह की कोई नॉक्शियस लिक्विड, जहरीली गैसें हों, जहरीला तरल पदार्थ हो, उस तौर पे इसको यूज़ किया जा सके। रॉकेट पिस्टल मीन्स स्मॉल आर्म्स यूज टू डिस्पर्स रॉयटर्स रेदर देन टू इन्फ्लिक्ट सीरियस इंजरी और डेथ। मीन्स एक छोटा हथियार है, जो भी दंगा करते हैं, दंगाकारी, उनको तितर बितर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं पुलिस के द्वारा अगर कोई दंगा करता है। नेक्स्ट है पॉइंट 2, accessories for any such firearms designed or adapted to diminish the noise of flash caused by the firing thereof। मीन्स कोई भी एसेसरीज है, उपसाधन है फायर आर्म्स के, जिनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ही उन फायर आर्म्स से फायरिंग की जाए तो वो उन फायरिंग की आवाज़ को कम कर दे, या फ्लैश है जो उसको कम कर दे। तो ऐसे उपसाधन हैं, वो भी फायर आर्म्स है। एसेसरीज मीन्स एसेसरीज फॉर ए गन, जैसे गन की क्या एसेसरीज होती हैं, बैरल, मैगजीन, हैंड गार्ड, पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर एंड ट्रिगर गार्ड। तो ये है एसेसरीज एक गन की। बैरल होता है जो इसकी नाल होती है गन की, उसको बोला जाता है बैरल, जहाँ पर गोलियां चलती है जहाँ से, और मैगजीन्स होती है जहाँ पर गोलियों को रखा जाता है। पार्ट 3.3, पार्ट ऑफ एनी मशीनरीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म्स। कोई भी फायर आर्म्स का मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनरी हो या उनका पार्ट हो, तो वो भी फायर आर्म्स हैं। पॉइंट 4,
फोर्थ पॉइंट, कैरेज, प्लेटफॉर्म्स एंड अप्लायंसेस फॉर माउंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग आर्टिलरीज। मीन्स जो तोपें होती हैं उनको चढ़ाने के लिए जो भी गाड़ियां हैं जिनका यूज़ किया जाता है, कैरेज, प्लेटफॉर्म मीन्स जो भी मंच हैं उनको चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, या फिर किसी भी तरह का कोई उपकरण है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है उनको चढ़ाने के लिए या परिवहन करने के लिए या उनको काम में लाने के लिए तोपों को, तो वो भी फायर आर्म्स हैं। तो ये है फायर आर्म्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज EA, लाइसेंस। इस क्लोज को इंसर्ट किया गया है अभी हाल फिलहाल ही। तो इसकी डेट है इंसर्ट करने की 14 दिसंबर 2019। लाइसेंस मीन्स ए लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर एंड इंक्लूड्स ए लाइसेंस इशूड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मीन्स कोई लाइसेंस है, अनुज्ञापन है जिसको इशू किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस है, रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ क्या इंक्लूड है, जो लाइसेंस इशू किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो भी एक लाइसेंस है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज F, लाइसेंस अथॉरिटी मीन्स एन ऑफिसर और अथॉरिटी empowered to grant or renew license under rules made under this act and includes the government। मीन्स जो भी अथॉरिटी हैं, ऑफिसर्स हैं जिनको एम्पावर किया गया है, पावर दी गई है लाइसेंस देने की और लाइसेंस रिन्यू करने की, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज F, मैजिस्ट्रेट मीन्स एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जो भी CRPC में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं वो ही मैजिस्ट्रेट है आर्म्स एक्ट में। CRPC में सेक्शन 20 में बात की गई है मैजिस्ट्रेट की, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में। तो इस एक्ट के रिगार्डिंग उसी मैजिस्ट्रेट को माना जाएगा जो CRPC में दिया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज H, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशंस means any ammunitions containing or designed adapted to contain any noxious liquid, gas or other such things and includes means ये हमने एम्यूनिशन में इसको डिस्कस किया था, सेम वही लैंग्वेज है इसकी। तो इसमें क्या इंक्लूड है, रॉकेट, बम, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल्स और आर्टिकल डिजाइन फॉर टॉर्पेडो सर्विस एंड सबमरीन सर्विस। मैंने एम्यूनिशन की डेफिनेशन में इन रॉकेट, बम, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल्स, ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इनको डीपली डिस्कस किया है और आप इसको उस लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। सच अदर थिंग्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाइड टू बी प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, या फिर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे प्रोहिबिटेड एम्यूनिशंस। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज I, प्रोहिबिटेड आर्म्स मीन्स पॉइंट 1, फायर आर्म्स सो डिजाइंड or adapted that if pressure is applied to the trigger, missile continue to be discharged until the pressure is removed from the trigger or the magazines containing the missile is empty। तो फायर आर्म मीन्स कौन से आर्म्स हैं, ऐसे आर्म्स, ऐसे हथियार जिन पे एक बार प्रेशर अप्लाई किया जाता है ट्रिगर पे तो मिसाइल है जो कंटिन्यू डिस्चार्ज होती रहती है। मिसाइल्स कंटिन्यू डिस्चार्ज होगी जब तक कि प्रेशर को रिमूव न कर लिया जाए ट्रिगर से, और जब तक कि जो मैगजीन है, मतलब गोली रखने की जगह, जब तक कि वो मैगजीन है पूरी तरह से खाली ना हो जाए मिसाइल से। फॉर एग्जांपल जैसे मशीन गन है, और मशीन गन है उसमें कंटिन्यू ही गोली चलती रहती है जब तक कि उसको जो रिमूव ना कर दिया जाए प्रेशर को ट्रिगर से। और ऑटोमेटिक गन्स होती हैं जैसे AK-47 है, इसका एग्जांपल है। सेकंड पॉइंट, वेपन्स ऑफ एनी description designed or adapted for discharge of any noxious liquid gas or such other things and includes artillery, anti-aircraft and anti-tank firearms। तो इनमें क्या इंक्लूड है प्रोहिबिटेड आर्म्स में, तोपें हैं और एंटी एयरक्राफ्ट होते हैं, वायुयान भेदी जो भी राइफल्स यूज़ की जाती हैं, या फिर कोई भी टैंक, एंटी टैंक फायर आर्म्स हैं, टैंक हैं, आर्मी के टैंक्स हैं, उनमें विस्फोट करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी बुलेट या फिर किसी भी तरह का कोई भी हथियार यूज़ किया जाता है, गोला बारूद यूज़ किया जाता है, तो वो प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो आर्म्स हैं सभी को मतलब इसकी एक्सेस नहीं है,
सिर्फ जो हमारे इंडियन नेवी है, आर्मी एयर फोर्सेस हैं, इनको ही इन परमिट किया गया है इन आर्म्स को रखने के लिए। तो साधारण जनता है इसका यूज़ नहीं कर सकती। एंड सच अदर आर्म्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई टू बी प्रोहिबिटेड आर्म्स, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे प्रोहिबिटेड आर्म्स, वो भी प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 2 क्लोज सबसेक्शन 1 क्लोज जे पब्लिक सर्वेंट, तो हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो लोक सेवक का वही मतलब है जो सेक्शन 21 में दिया गया है आईपीसी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के ट्रांसफ़र की बात करता है। विथ इट्स ग्रामेटिकली वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस, मीन्स जो भी जर्नल मीन है इसका ट्रांसफ़र का, अंतरण करना, ट्रांसफ़र करना, पोजीशन का, प्रॉपर्टी का, तो वो उस मीन के साथ साथ इंक्लूड्स लेटिंग ऑन हायर, मीन्स किराए पर देना, किसी भी आर्म्स को किराए पर देना, भाड़े पर देना, या फिर लैंडिंग उधार देना, गिविंग देना, या फिर पार्टिंग विद पोजेशन, एक पर्सन है जो अपने पोजेशन से अलग हो जाता है, मीन्स उसको ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे को, तो ये मतलब है ट्रांसफ़र का, अंतरण करना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ ए फायर आर्म्स shall be measured from the muzzle to the point at which the charge is exploded on firing। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम टाइम में इस सेक्शन से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो क्या है बैरल, क्या है फायर आर्म्स की लेंथ? तो लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ ए फायर आर्म्स, जो फायर आर्म्स हैं, जो भी फायर आर्म्स हैं उनकी लंबाई कैसे नापी जाएगी? जैसे कोई पिस्टल है या गन है, जो बैरल ऑफ फायर आर्म्स मीन्स जो भी नाल है, जो भी पाइप है किसी गन की, तो उसको कैसे मेज़र किया जाएगा? शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट। मजल का मतलब होता है जहाँ से गोली चलती है, निकलती है, नाल मुख, इसको बोला जाता है नाल मुख। एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन द फायरिंग, और कहाँ से कहाँ तक है? मजल से लेकर जहाँ पर चार्ज है जो उसको एक्सप्लोड किया जाता है ऑन फायरिंग, जहाँ पर चार्ज भरा जाता है, मजल से लेकर जहाँ पर चार्ज को भरा जाता है और उसको चलाने पर, उसको फायर करने पर किसी भी तरह का कोई विस्फोट होता है, तो ये है उसकी लंबाई, बैरल ऑफ ए फायर आर्म्स है जो उसकी लेंथ है, तो इस तरह से मेज़र किया जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट to any law which is not in force in any area shall in relation to that area be construed as a reference to the corresponding law if any in the force in that area। मीन्स कोई भी डायरेक्शन दिया गया है इस एक्ट में किसी भी लॉ के बारे में, जो लॉ है जो उस एरिया में प्रिवेल नहीं है, जो लॉ उस एरिया में इन्फोर्स नहीं है, तो कोई डायरेक्शन दी जाती है तो उस डायरेक्शन को क्या माना जाएगा? उस डायरेक्शन को ऐसे माना जाएगा जैसे कि वो डायरेक्शन है जो कॉरस्पॉन्डिंग लॉ के बारे में है, जो उस एरिया में प्रिवेल है, जो उस एरिया में रिलेटेड लॉ है, वहाँ पे मिलती जुलती जो भी लॉ है उसको दिया गया डायरेक्शन है। इफ एनी इनफोर्स इन दैट एरिया, जो भी लॉ इनफोर्स है उस एरिया में, तो उस लॉ के लिए वो डायरेक्शन है। सेक्शन 2 क्लॉज 4, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट to any officers or authority shall in relation to any area in which there is no officer or authority with the same designation be construed as a reference to such officer or authority as may be specified by the central government by notification in the official gazette। तो कोई भी डायरेक्शन दी गई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑफिसर या अथॉरिटी को, जो ऑफिसर अथॉरिटी वहाँ पर नहीं है, तो उसको ऐसे माना जाएगा, तो वो डायरेक्शन है उन ऑफिसर्स और अथॉरिटीज़ को है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट उनको वो पद दिया है, उनको स्पेसिफाइड कर दिया गया है, तो उनको डायरेक्शन है। तो ये है सेक्शन 2 जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 2 को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें ये सेक्शन अच्छे से समझ में आएगा तभी हम आगे है जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं वो सारी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।